हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल यादव है। मेरा सिलेक्शन 2022 पीसीएस में डीवाईएसपी के पद पर हुआ है और इससे पहले मेरा 2021 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। मैं आपके संग आज कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो आप कह सकते हैं उनको शेयर करना चाहूँगा, जिससे आप अपने मार्क्स को एनहेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपने स्ट्रेटजी वीडियोस तो काफ़ी देखे होंगे, सिलेबस से भी आप अभी तक परिचित होंगे। तो मेरे इस सेशन का जो मेन एम है वो है कि आपको कैसे अपने मार्क्स एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा वो ये है कि सभी एग्ज़ाम्स में जितने भी आपके जो टॉपिक हैं, सिलेबस है और जितने पेपर्स हैं, उन सभी पेपर्स को आप इक्वली ट्रीट कीजिए। क्योंकि एट द एंड आपके उसके मार्क्स सभी पेपर्स के जुड़ेंगे। तो ऐसा नहीं किसी एक पेपर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, दूसरे पे नहीं, सभी को। तो मैं आपको वन बाई वन सारे पेपर्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इन सब पेपर्स में मार्क्स अपने एनहेंस कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपकी करूँगा हिंदी से। हिंदी में आपका जो मेन है वो तीन उसमें आप डिवाइड कर सकते हैं। एक रहता है जो भावार्थ संक्षेपण व्याख्या वाला पोर्शन है, दूसरा जो आपका पत्र से रिलेटेड पोर्शन है, और तीसरा जो आपका व्याकरण रिलेटेड है, जिसमें आपके मुहावरे, वाक्यांश के लिए से एक शब्द और ये सब चीज़ रहती हैं। तो मैं मुहावरे से शुरू करना चाहूँगा कि जो मुहावरे रहते हैं उसको तो पहले आप थरली किसी एक सोर्स से याद कीजिए, क्योंकि इसको आप बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जैसा कि सर ने मुझे सजेस्ट की थी पीएन पांडे की बुक, तो उसमें मुझे मुहावरों में काफ़ी लाभ मिला, उससे मुहावरे बाहर नहीं जाते हैं। दूसरा मैं एक चीज़ पर आपका फोकस लाना चाहूँगा, वो है एग्जाम्पल्स। जो मुहावरे के एग्जाम्पल्स हैं वो आप पुराने यूज ना करने के बजाय थोड़ा आप करंट के जो इश्यूज हैं, करंट के इश्यूज से रिलेटेड आप मुहावरे यूज कीजिए। जो भी मुहावरे का एग्जाम्पल है, जो भी करंट सिचुएशन में चल रहा हो, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लीजिए दांत खट्टे करना। तो अब मैं कोई जो हालिया युद्ध हुआ हो उससे बता दीजिए कि उस देश ने उस देश के दांत खट्टे कर दिए। और जैसे कोई महिलाओं से रिलेटेड कुछ भी है, तो आप जितना आप करंट पर फोकस्ड रहेंगे तो उतना आपका उतना देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरा पत्र की फॉर्मेटिंग। जो मेन मार्क्स पत्र में रहते हैं वो आपकी फॉर्मेटिंग के रहते हैं। तो आप जितने भी पत्र के फॉर्मेट्स हैं, सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, इन सबको एक जगह लिख लीजिए और वही फॉर्मेट फॉलो कीजिए। क्योंकि इसमें मेन मार्क्स फॉर्मेट का है, कंटेंट उतना मैटर नहीं करेगा। हालांकि कंटेंट अच्छा सही होना चाहिए, लेकिन आप सबसे ज़्यादा ध्यान इसके फॉर्मेट पर दीजिए। तीसरा मैं स्ट्रेस करना चाहूँगा, जो इंग्लिश जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है या जिनका हिंदी काफ़ी पहले छूट गया है, वो मेन फोकस कीजिए अपना भावार्थ और संक्षेपण पर। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसके लिए आपकी जो टेस्ट सीरीज चलती हैं उसका आप यूज कीजिए। क्योंकि भावार्थ संक्षेपण में आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो सामान्य लैंग्वेज ना होने की बजाय थोड़ा क्लिष्ट शब्दों का यूज करें। जो आधिकारिक शब्दावली है उसका उपयोग करें, तो उनसे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आम बोलचाल की भाषा का उसमें कम इस्तेमाल करें, भावार्थ को छोड़ के। क्योंकि भावार्थ आपको अपनी खुद की भाषा में लिखना हो रहता है, तो उसमें आप अपनी सरल भाषा का यूज कीजिए। बाकी जो है उसमें आप थोड़ी आधिकारिक शब्दावली या वैसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, ठीक है। फिर मैं आना चाहूँगा GS1। GS1 में मैं हिस्ट्री पे आना चाहूँगा। उसमें एक सजेशन मैं आपको ये देना चाहूँगा कि जो जैसे जिसका हिस्ट्री का ऑप्शनल रहता है, तो वो आंसर लिखते टाइम उसमें ऑप्शनल फोकस्ड आंसर लिखते हैं, जिससे कि जीएस में मार्क्स उनको कम मिलते हैं। क्योंकि हिस्ट्री में आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप जनरल आंसर लिखें, जिसमें आप अपने ऑप्शनल के तथ्यों को थोड़ा साइड में रख के थोड़ा जनरलिस्टिक आंसर उसमें लिखने का प्रयास करें। और तो उसमें मार्क्स अच्छे आपको फैच होंगे। और दूसरा मैं जानना ऐसा ही आप एथिक्स के साथ भी कर सकते हैं। जो आपका सोशलॉजी या फिलॉसफी बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो एथिक्स में अपना उसका सोर्स ज़्यादा यूज करते हैं, उससे आप बचें। वो एक डिफरेंट सिलेबस है, उसकी अप्रोच डिफरेंट है और ऑप्शनल आपकी अप्रोच डिफरेंट फॉलो करता है। इसमें आप जनरल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, जनरल लिखने पर। फिर एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है इंडियन सोसाइटी और सोशल इशूज़। सोशल इशूज़ से रिलेटेड ये रहता है कि इसका मटेरियल नहीं मिल पाता है, उसके इशू रहता है। तो इसके लिए मैं एक सजेशन आपको देना चाहूँगा कि आप सोशल इशूज़ का पूरा सिलेबस निकालिए और उसके जो टॉपिक वाइज टॉपिक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। उसके लिए मुझे तो अपनी जिस कोचिंग से मैंने मेंस दिया है, इस कोचिंग से मुझे विशेष लाभ मिला था, क्योंकि मैंने इनका मॉडल आंसर फॉलो किया था, टेस्ट फॉलो किया था। तो मैंने सारा सिलेबस लिख रखा था और उसको सिलेबस का जो मैंने प्रिपरेशन की थी वो मॉडल आंसर से की थी।
और उसका परिणाम मुझे साफ दिखता है, क्योंकि GS 2 में मुझे फर्स्ट 2021 में 82 मार्क्स मिला था, और जो 2022 का पेपर था उसमें मुझे 121 प्लस मार्क्स मिला है। तो उससे मुझे लाभ मिला है कि मैंने सोशल इशूज़ को सीरियसली लिया। सोशल इशूज़ में मार्क्स एनहेंसमेंट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो फैक्टर्स रहे होंगे वो होंगे कि मैंने इसमें इस बार गवर्नमेंट स्कीम्स का भरपूर प्रयोग किया है, और मैंने ये भी इंश्योर किया कि हर एक उसमें मैं एक उत्तर प्रदेश की स्कीम भी ऐड कर सकूं। तो आपको ये थोड़ा थंब रूल बनाना पड़ेगा सोशल इशूज़ के लिए कि ये थोड़ा स्कीम्स ओरिएंटेड होना चाहिए, और थोड़ा इसमें यूपी ओरिएंटेशन भी आप अगर डालेंगे तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। और जो इसकी हेडिंग्स, जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है जो सोशल इशूज़ में रहता है और भी रहता है, जैसे गवर्नेंस का कोई टॉपिक होता है, जैसे गुड गवर्नेंस की डेफिनेशन हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन हुई, तो उसका इंट्रोडक्शन में आप ये कर सकते हैं कि कोई भी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो आप फॉलो कीजिए। जैसे गुड गवर्नेंस की वर्ल्ड बैंक ने दे रखी, तो आप ऐसे स्टार्ट कीजिए अपना सेंटेंस कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, और फिर आप लिखिए। तो इससे ये रहता है, इससे आपको प्रभाव पड़ता है कि जो आपने लिखा हुआ है वो आपका ऑथेंटिक लिखा हुआ है, तो इससे आपको मार्क्स अच्छे फैच होंगे। दूसरा, आप फैक्ट भी मेंशन कर सकते हैं। तो खाली फैक्ट मेंशन करने के बजाय आप जिस ऑर्गेनाइजेशन ने फैक्ट को दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन कीजिए। जैसे एज पर NCRB डाटा, एज पर नीति आयोग वाटर कंपोजिट इंडेक्स, इस टाइप से आप करेंगे तो वो ऑथेंटिसिटी बढ़ाता है आपके आंसर की। तो आपको फैक्ट जब मेंशन करें तो आपको उसमें मार्क्स भी अच्छे फैच होंगे। और जब भी इनका आप कंक्लूजन लिखें, जो भी सोशल इश्यूज रिलेटेड टॉपिक रहते हैं या फिर इकोनॉमी का कोई टॉपिक है, थोड़ा कंक्लूजन आप फ्यूचरिस्टिक लिखिए। उसमें आप ऐड कीजिए कि जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूँगा, जैसे इकोनॉमिक का है कोई टॉपिक है कि ट्रेड बूस्ट करने से या फिर एक्सपोर्ट बूस्ट करने से क्या लाभ होगा। तो इसका जब आप कंक्लूजन लिखिए तो उसमें आप थोड़ा ऐड कीजिए कि इफ़ वी follows ever measures in letter and spirit, then India will going to achieve 5 trillion economy, या India will become a global power by, या फिर environment का कोई हो तो India will achieve sustainable development goals, या कार्बन न्यूट्रलिटी बाई 2070। तो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लिखिए, इसलिए आप इसमें आपकी दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो आपका करंट ओरिएंटेड आंसर रहेगा, और दूसरा आपकी जो सोच है वो फ्यूचरिस्टिक दिखेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच दिखेगी। ये आपको मार्क्स फैच करने में बहुत मदद करेगी। फिर मैं आना चाहूँगा इंटरनेशनल रिलेशंस पर। इंटरनेशनल रिलेशन का जो भी सिलेबस और जो मैंने 2 एग्जाम्स में फेस के क्वेश्चंस हैं, वो मोस्टली करंट ओरिएंटेड ही रहते हैं। जो करंट में डेवलपमेंट चल रहा होता है मोस्टली उससे ही क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आप करंट डेवलपमेंट्स को बहुत ध्यान से देखिए। पास्ट का जैसे उदाहरण के तौर पे देना चाहूँगा, जैसे इंडिया यूएस रिलेशन है, तो आप उसमें थोड़ा पास्ट का मेंशन कर सकते हैं कि इंडिया यूएस का क्या रिलेशन रहा है पास्ट में। लेकिन आपका जो 75% आंसर हो फ्यूचर, जो अभी प्रेजेंट में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसके अबाउट होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, इम्पोर्टेंट टेक्निकल स्ट्रेटेजिक ट्रांसफ़र किया है, तो इसके लिखेंगे आप तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ जो बेसिक पोर्शन है उसको आपको ऑलरेडी कवर कर लेना है, जैसे कि हुआ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसको आपको कवर कर लेना है अपना पहले से। इंटरनेशनल रिलेशन में इतना करने से आपका काम बन जाएगा। फिर मैं आना चाहूँगा GS 3 के पेपर पे, जो सबसे डायनेमिक पेपर है और मोस्टली ये करंट ओरिएंटेड ही रहता है। इसमें आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, जैसे कि आपको गवर्नमेंट की जो मेजर मेजर स्कीम्स हैं बजट से वो तैयार कर लेनी है। यूपी बजट हुआ, इंडिया का बजट हुआ, क्योंकि इससे डायरेक्ट स्कीम्स ही कभी कभी पूछ ली जाती है। और जैसे कि आप पेपर देखेंगे 2021 का या 2022 का, उसमें आप देखेंगे कि उसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि वुमेन रिलेटेड यूपी गवर्नमेंट की बजट में क्या स्कीम्स थी, या इंडिया गवर्नमेंट की क्या स्कीम थी। तो इसमें आप स्कीम्स वगैरह का इसमें यूज कीजिए और स्कीम अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरे इसमें जो सेट के क्वेश्चंस रहते हैं वो थीम रिलेटेड रहते हैं, उसमें थीम पूछ देते हैं। तो आप उस ईयर की जो भी थीम है, जैसे G7 की हुई, G20 की हुई, SCA की हुई, रायसीना डायलॉग की हुई, इसकी आप थीम अच्छे से कवर कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस रहता है कि थीम के अराउंड ही रहता है, वो आपको थीम डिस्क्राइब करनी रहती है। इन एक मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्ट टिप देना चाहूँगा कि इन केस बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको थीम एग्जैक्टली याद नहीं रहती है कि थीम एग्जैक्टली थी क्या। उस केस में आप ये थोड़ा मैनेज कर सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं न्यूज़पेपर में, तो आप देख रहे हैं मोस्टली थीम जो अराउंड होती हैं वो रिवॉल्व करती हैं कि या तो
इंक्लूसन के लिए या जेंडर इक्वलिटी के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए। तो आप अगर आपको थीम नहीं भी याद है तो अपना आंसर का ओरिएंटेशन है इनके ही अराउंड रखिए कि जेंडर इक्वलिटी के लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है, या क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए क्या कर रही है, या फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड टेररिज्म हुआ। तो इसके अराउंड रखेंगे तो भी आपका ठीक ठाक आंसर मैनेज हो जाएगा, इनकेस आपको अगर थीम याद नहीं रही है तो। फिर मैं GS4 एथिक्स की बात करना चाहूँगा। एथिक्स भी इक्वली इम्पोर्टेंट रखता है पेपर। इसमें आपको ये करना है कि जितनी भी आपकी पहले डेफिनेशंस हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड हुआ, एटीट्यूड डेफिनेशन, प्रोबिटी, ऑनेस्टी, ये काफ़ी सिमिलर साउंडिंग टॉपिक्स लगते हैं, तो इसकी आप डेफिनेशन प्री हैंड पहले तैयार कर लीजिए और इनका रेलिवेंट एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो, करेंट से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं देना चाहूँगा, जैसे कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्यूटी। तो कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्यूटी अगर टॉपिक आया है तो उसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं कि कोविड के टाइम पे कैसे कि महिला प्रशासकों ने अपनी मैटरनिटी लीव को कम करके अपने वर्क की तरफ ज़्यादा फोकस किया, तो ये कमिटमेंट टुवर्ड्स ड्यूटी दिखाता है। तो इसमें आप जितना करेंट करंट ओरिएंटेड रहेंगे उतना आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। इसमें आपको डेफिनेशन लिखने की बजाय बार बार वही डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करना है। एक बार आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आप फोकस रखिए कि आंसर्स में आप मैक्सिमम एग्जाम्पल्स ऐड कर सकें। जितने आप एग्जाम्पल्स ऐड करेंगे, जितना आप सरल भाषा में उन्हें समझाएंगे, उतने इसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे एथिक्स में। और ये मेरे संग हुआ है, मैंने जब इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा ऐड किए तो मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए हैं। तो मेन फोकस आप रखिए एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल भी हर फील्ड के दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड के भी दीजिए क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही आने वाले हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के आप एग्जाम्पल याद कर लीजिए। जैसे इंटीग्रिटी हुआ तो उसमें आप खेमका जी का कर सकते हैं कि कैसे कितने बार भी प्रमोशन हुआ लेकिन उन्होंने अपनी इंटीग्रिटी अपने कायम रखी और अपना ऑनेस्टी से काम किया। तो जितने आप एग्जाम्पल लेंगे तो आप तैयार कर लीजिए। IAS ब्यूरोक्रेट्स के एग्जाम्पल, ब्यूरोक्रेट्स ने जो मॉडल दिए हैं विलेजेस में वो देख लीजिए, और करंट में जो सिचुएशन चल रहा है उससे एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। फिर इस बार दो नए जो ऐड हुए हैं GS5 और GS6 के लिए, तो ये फर्स्ट टाइम है तो अभी थोड़ा ये बना हुआ है कि इसमें आखिर में पूछा क्या जाएगा। तो अभी के लिए आप ये कर सकते हैं, जो अभी 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं वो ये कर सकते हैं, 2023 के सॉरी, कि जो पास्ट ईयर्स में हर GS के पेपर में जो क्वेश्चंस यूपी के रहे हैं उनको आप तैयार कर लीजिए फिलहाल के लिए। तो उनको आप सॉल्व कर लीजिए, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहा हो, जो हिस्ट्री से रिलेटेड रहा हो, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड रहा हो, उन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए। और जो 2024 वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो अपना जो सिलेबस है उसको हेडिंग बाई हेडिंग प्रिपेयर कर लीजिए। पूरा सिलेबस जो भी दे रखा है, क्योंकि शुरुआत के जो पेपर्स रहते हैं उसमें मोस्टली हेडिंग बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछते थे, क्योंकि नया नया पैटर्न चेंज हो रहा होता है तो वो हिसाब से रहता है। इसमें आपको करना ये है कि उत्तर प्रदेश में आप मैप्स का बहुत यूज कीजिए। जब भी उत्तर प्रदेश का आप कर रहे हैं तो उसमें आप जैसे ज्योग्राफी का अगर रिवर ड्रेनेज समझाना चाहते हैं तो उसमें एक यूपी का मैप आप तैयार रखिए, इंडस्ट्रियल साइट्स के लिए यूपी का मैप तैयार रखिए। तो आप इसमें थोड़ा मैप ओरिएंटेड रहिए, और गवर्नमेंट की स्कीम बिल्कुल मेंशन करना मत भूलिए, चाहे वो टूरिज्म से रिलेटेड हो या कुछ भी। और बजट का खास तौर से ध्यान रखिए, क्योंकि ये जैसे इकोनॉमी बजट मेंशन भी है तो यूपी का बजट जो भी आए उसको रेलिवेंट आप पढ़िए, उसकी स्कीम्स अच्छे से तैयार करिए, उनको सेक्टर वाइज डिवाइड कर लीजिए। वुमेन स्कीम्स अलग कर लीजिए, एल्डरली स्कीम्स अलग कर लीजिए, स्टार्टअप पॉलिसी अलग, एजुकेशन अलग, ऐसे आप सेक्टर्स में डिवाइड करके स्कीम प्रिपेयर कर लीजिए। और लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाए या कुछ भी, तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने से बचिए। किसी भी सिचुएशन में जैसे आपको इंडिया रसिया रिलेशन पर ही पूछा जाए तो आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट मत दीजिए कि थोड़ा आप इमोशन में आके कि नहीं वी शुड ऑलवेज डिफेंड रसिया एंड वी शुड नॉट बिलीव इन यूएस, ऐसे यूएस कंटिन्यूसली चीटेड अस। तो इस टाइप के मतलब आप चीज़ मत देखिए, आपका जो भी रहना है आपको डिप्लोमेटिक वे में ही रहना है कि जो भी इंडिया के इकोनॉमिकल एडवांटेज में रहेगा, इकोनॉमिकल हित में रहेगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बैलेंस्ड वे में आंसर लिखिए। तो ये आज का सेशंस था, इसमें कैसे आप मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका ये जितना ये नॉलेज बेस आपका बनता है, लेकिन इसको एक्सिक्यूट करने के लिए, इसको प्रेजेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत नीड होती है, क्योंकि बहुत से टाइम आपको आता सब रहता है लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। कभी इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाते हैं, कभी कंक्लूजन में आपको समझ नहीं आता क्या लिखें। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही ज़रूरी है। और जो मेरे मार्क्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है पर्टिकुलरली मैं GS में बताना चाहूँगा, वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से हुआ है।
मैंने सर के यहाँ टेस्ट सीरीज़ लिखी है और मैंने लगभग में यहाँ पर सारे ही पेपर दिए हैं, तो मुझे तो उससे काफ़ी लाभ हुआ है। मेरे मार्क्स इंप्रूव, जैसे मेरा जीएस में 435 प्लस स्कोर है जीएस में। तो इसमें यही है, क्योंकि जो आपका इवेल्युएशन मिलता है, आपने टेस्ट सीरीज आपने जस्ट आंसर लिख दिया, उसके बाद किसी ने एवेल्युएट करके दिया, तो जब आप वो जो एवेल्युएट करके दिया वो अपने आंसर में आप नहीं इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। आपका कभी कभी ऐसा होता है आप सेम एंगल में सोचते हैं, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच में सोचने के लिए इसके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी है। आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है, आपको विद इन टाइम लिमिट सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। इसलिए आप लिखने पर बहुत ध्यान दीजिए, हिंदी से लेके आप सभी पेपर्स को लिखिए, इसको इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए, तो आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 2023 वालों के लिए ऑल द बेस्ट, और अपकमिंग एग्ज़ाम्स देने वालों के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।